नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश कोड़ी है। वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर, यहां पर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन का काम करता हूं। आज हम प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण विषयक विचारों की तुलना के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिएगा, क्योंकि यह अध्ययन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए इन दोनों के विचारों की तुलना के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण विषयक विचारों की तुलना। इससे क्या होगा आपको कि प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण विषयक विचारों से आप लोग परिचित होंगे। तो उन दोनों के विचारधारा में क्या क्या तुलना की जा सकती है, आप लोग यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले प्लेटो के देखेंगे। प्लेटो दार्शनिक थे। प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक होता है वह भौतिक विज्ञान को उतना महत्व नहीं देता। प्लेटो ने भौतिक विज्ञान की खिल्ली उड़ाई है और उसने सबसे बड़ा सत्य भगवान द्वारा बनाई हुई वस्तु को माना है। तो अरस्तु वैज्ञानिक थे। अरस्तु ने निष्ठा के साथ विज्ञान का अध्ययन किया और जहाँ तहाँ उसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। तो दूसरा विचारधारा है प्लेटो की। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, तो अरस्तु की यथार्थ परक थी। अतः उन्होंने कला का वस्तुनिष्ठ विवेचन एवं विश्लेषण किया है। नंबर 3, प्लेटो काव्य को सत्य से दूर मानते हैं और कहते हैं कि उसमें आदर्श की अभिव्यक्ति नहीं होती, वह केवल अनुकरण का अनुकरण है। तो अरस्तु के मतानुसार काव्य का ध्येय सत्य है, सामान्य है, आदर्श है। वह सत्य इतना है कि इतिहास से भी ऊंचे स्थान का अधिकारी है। तो नंबर 4 पर आता है। तो प्लेटो का कहना है कि महत्वपूर्ण कार्य प्रकृति द्वारा ही निष्पन्न होते हैं, परंतु कला द्वारा हीन या लघुत्तर कार्य ही होते हैं। तो अरस्तु का कहना है कि प्रकृति द्वारा जो कार्य अधूरे रह जाते हैं उन्हें कला पूर्ण करती है। इसीलिए कला प्रकृति की सहायक है और वह प्रकृति की कमी को पूरा करने का साधन है। अतः कला प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। तो 5वां आता है। प्लेटो का मानना है कि कला मनुष्य में भ्रम उत्पन्न करती है, मनुष्य की तर्क शक्ति या विवेक को छीन करती है। तो अरस्तु के विचारधारा को देखने के पश्चात अब इसी के संदर्भ में हम लोग विचार करेंगे कि अरस्तु यह मानते हैं कि कला भ्रम उत्पन्न नहीं करती, वह धोखे में नहीं डालती, बल्कि सर्वव्यापी आदर्श को प्रतिबिंबित करती है। तो 6 नंबर पर आता है। प्लेटो अनुकरण का संबंध वस्तु के कार्य व्यापार से जोड़ते हैं। अरस्तु ने अनुकरण का संबंध वस्तु के धर्म व्यापार के साथ जोड़ते हैं। तो 7वें नंबर पर आता है। प्लेटो ने काव्य का विरोध किया है और इस विरोध में विषय वस्तु को ही प्रधानता दी है। तो 8वें नंबर पर प्लेटो के अनुसार कवि यथार्थ को या फैक्ट को प्रस्तुत करता है, सत्य को नहीं। उन्होंने काव्य को अनुकृति कहा है। अरस्तु ने कवि को कर्ता कहा है। कवि तथ्य या यथार्थ को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह सत्य में परिवर्तित होता है। काव्य सत्य एवं तथ्य की अपेक्षा अधिक दार्शनिक सत्य होता है। तो 9वें विचारधारा में हम लोग देखने वाले हैं। प्लेटो के अनुसार काव्य वस्तु जगत का अनुकरण करता है। उन्होंने अनुकरण का अर्थ नकल लिया है और उनके अनुसार काव्य का अनुकरण का या काव्य का अनुकरण ही होता है। तो अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ सर्जना के रूप में लिया है, नकल के रूप में बिल्कुल नहीं है। अंतिम जो विचारधारा हम लोग तुलना करके देखेंगे तो प्लेटो ने काव्य को सत्य से बहुत दूर, अज्ञान पर आधारित तथा जीवन के लिए हानिकारक मानते हैं। तो अरस्तु काव्य को सत्य के निकट, आदर्श एवं उच्च कहकर काव्य कला को श्रेष्ठ कला कहा है। काव्य कला मानव को विकसित करने में सहायता पहुंचाती है। वह व्यक्ति को विश्व मानव बनाने की प्रेरणा भी देती रहती है। इस प्रकार दोस्तों इन सभी विवेचन से प्लेटो और एरिस्टोटल के विचारों की तुलना की जा सकती है। तो अगले भाग में हम अरस्तु द्वारा प्रस्तुत विवेचन सिद्धांत के संदर्भ में
चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगा प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण विषयक विचारों की तुलना के संदर्भ में? प्रतिक्रिया अवश्य देते रहिएगा, मात्र घर पर ही रहिएगा, बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि बाहर कोरोना नामक राक्षस है। तो अगले भाग में हम लोग पुनः मिलेंगे विरेचन सिद्धांत को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।